Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about antimicrobial resistance in India. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also from perspective of GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी. देखिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर भी अगस्त महीने में. पिछले साल लगभग 2 या 3 बार हमने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है. आज एक बार फिर से देखते हैं क्योंकि ये वापस से न्यूज में आया है. हुआ क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात प्रोग्राम लेकर के आते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे हर महीने. तो साल 2025 का जो आखिरी मन की बात प्रोग्राम था दिसंबर महीने में, उसमें उन्होंने खासकर बात की अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, द मेनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बीइंग फेस्ड इन इंडिया. उन्होंने कहा इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज टर्निंग आउट टू बी अ क्राइसिस इन इंडिया. और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है थॉटलेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय पीपल. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि दवा की दुकान पे जाकर के अगर कभी कोई सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी समस्या है तो बिना डॉक्टर से मिले दवाई की दुकान पे गए और अपने हिसाब से जो दवाइयाँ समझ आई या केमिस्ट से पूछ करके दवाइयाँ खा ली एंड दैट विल सॉल्व एवरीथिंग. बट इससे शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बड़ी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं. दैट इज वाई ही प्रिकॉशन अगेंस्ट टेकिंग एडवाइसेस बाय सेल्फ, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स जो है हम लोगों को खुद से खरीद करके दवाई की दुकानों से नहीं खाना चाहिए. एंटीबायोटिक्स हमें तभी खाना चाहिए जब किसी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया हो, अदरवाइज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने का खतरा होता है. तो समझते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. देखिए, ये एक कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है, जिसके अंतर्गत हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस, जैसे कि बैक्टीरियाज, वो एंटीबायोटिक्स दवाइयों के अगेंस्ट एक इम्यूनिटी से डेवलप कर लेते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं. उनके खिलाफ एंटीबायोटिक दवाइयां जो हैं वो इफेक्टिव नहीं रहती. इस स्थिति को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मेनली होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर यूज या एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स. होता क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान का शरीर है, उसमें कुछ माइक्रोब्स हैं, कोई पैथोजेंस इन द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया है. अब इस माइक्रोब को, पैथोजेंस को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयां दी जाती हैं. अब जब हम एंटीबायोटिक्स दवाइयां ले रहे हैं इन पैथोजेंस को मारने के लिए हमारे शरीर के अंदर, तो जरूरी ये है कि हम एक प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करें इन एंटीबायोटिक्स दवाइयों का, ताकि ज़्यादातर जो पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरियाज हैं, वो मर जाए. अगर हमने आधा डोज लेकर के ही या आधा कोर्स करके ही, मान लीजिए कि दवाइयाँ हमें खानी थी 7 दिन के लिए, लेकिन हमें 4 दिन बाद ही हमें बेहतर लगने लगा, इस इंसान को बेहतर लगने लगा और उसके बाद इसने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी. तो उस स्थिति में होगा क्या कि इसके बॉडी के ज़्यादातर बैक्टीरियाज तो मर गए हैं 4 दिन की दवाइयों के बाद ही, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं किया गया है दवाइयों का. और कौन से बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे? ओनली द दोज बैक्टीरियाज विच आर पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का. तो इन बैक्टीरियाज में से भी जो मजबूत बैक्टीरियाज हैं, पावरफुल बैक्टीरियाज हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, दे विल सर्वाइव टिल द वेरी एंड. उनको मारने के लिए 7 दिन तक दवाइयाँ खानी चाहिए थी, लेकिन हमने 4 दिन या 5 दिन में ही दवाइयाँ बंद कर दी, क्योंकि शरीर के ज़्यादातर 80% बैक्टीरियाज मर चुके हैं, 20% हैं, जिस कारण से हमें एहसास नहीं हो रहा है किसी भी इलनेस का. तो हमने अपने हिसाब से 5 दिन में या 4 दिन में दवाइयाँ बंद कर दी. बट द टफेस्ट, द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज विल सर्वाइव, द मोस्ट पावरफुल विल सर्वाइव. एंड देन विथ टाइम जब हमने दवाइयाँ बंद कर दी, तो वो फिर से अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दे विल इंक्रीज इन नंबर्स. सो जब उनकी संख्या फिर से खूब सारी बढ़ जाएगी तो इंसान वापस से बीमार महसूस करेगा, और उसके
बाद जब ये दवाई वापस से, ये एंटीबायोटिक्स दवाई वापस से इसको दी जाएगी, तो उतनी इफेक्टिव होगी नहीं, बिकॉज दिस बैक्टीरिया हैज बाय नाउ, it was already powerful, resistant, and now it has multiplied itself in huge numbers. So now this antibiotic medicines won't be effective against this kind of bacteria, that too in that much of number. ऐसी स्थिति को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण, इकलौता कारण है, वो है इम्प्रॉपर रेजीम ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन बीइंग अप्लाइड ऑन अ पर्सन हु इज इल। तो जब भी किसी पैथोजन माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो, उस वक्त जरूरी है कि आप दवाइयां ठीक से लें, पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक क्राइसिस की तरह उभर करके सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों के अंदर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जिसके बाद उनके ऊपर फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स काम ही नहीं कर रहे। बड़ी गंभीर स्थिति होती है। उसके बाद आप बीमार हैं, लेकिन आपके ऊपर दवाइयां काम नहीं कर रही, और इसके पीछे कारण जो है वो है ओवर द काउंटर मेडिसिन का इस्तेमाल करना। हम लोग जाते हैं, जब भी थोड़ी बहुत भी सर्दी खांसी जुकाम हुई तो आसपास के केमिस्ट शॉप पे गए, बोले भैया जुकाम लग रहा है, कुछ दे दो, दवाइयां दे दो। अब केमिस्ट को भी पता है कि ऐसे दवाई नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन उसको ये भी साथ ही साथ पता है कि अगर मैं नहीं दूंगा, कोई सामने वाला केमिस्ट अगर दे देगा दवाइयाँ और उससे इंसान जब बेहतर महसूस करेगा, तो फिर लोग अक्सर फिर सामने वाले केमिस्ट के दुकान पे ही जाएंगे, मेरे यहाँ कोई आएगा नहीं। तो इस कारण से वो जो केमिस्ट वाला है वो आपको दवाई दे देगा, उसको भी तो अपना बिजनेस देखना है। अब इसमें एक समस्या क्या है समझिए, सर्दी खांसी जुकाम स्नीजिंग कफ, ये दो कारणों से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन से हो सकता है, जो ज्यादातर केस में होता है, 70 to 80% केसेस में वायरल इन्फेक्शन होता है। दूसरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो उस केस में एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का उसमें कोई रोल नहीं है। वायरल इन्फेक्शन है तो वो अपने आप ही 3-4 दिनों में सबड्यू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वायरल इन्फेक्शन के कारण अगर सर्दी खांसी जुकाम हो रही है, तो आपको वेपोराइजेशन करना चाहिए, आराम करना चाहिए, खूब सारा पानी लेना चाहिए, पीना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होने देना चाहिए बॉडी को। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक मेडिसिन का कोई काम है नहीं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो हैं वो मेनली काम करते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बट ये केमिस्ट सोचता है कि मैं इतना ज्ञान दूंगा कि देखो वायरल है कि बैक्टीरियल है, ये जानना पड़ेगा, पहले टेस्ट करा लो, तो लोग भाग जाएंगे, उसके यहाँ से दवाइयां नहीं खरीदेंगे, कहीं और चले जाएंगे। और इस कारण से वो बेचारा जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो दे देता है, टफेस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक मेडिसिन वो दे देता है कि लो खाओ, बैक्टीरियल होगा तो भी ठीक हो जाओगे, वायरल होगा तो अपने आप ही ठीक हो जाओगे। किसी भी केस में जब ठीक हो जाओगे तो कहोगे कि हाँ यार, वो दवाई की दुकान वाला अच्छी दवाइयां देता है। द सेम इज ट्रू विथ डॉक्टर्स एज वेल। डॉक्टर्स भी अब आपको अगर देखते हैं सर्दी खांसी जुकाम है आपको, तो अब उनको बेसिकली आपको टेस्ट पहले करवाना चाहिए, और टेस्ट्स के बेसिस पे, डायग्नोस्टिक्स रिजल्ट के बेसिस पे उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब करनी चाहिए कि ये वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके बेसिस पे। लेकिन डॉक्टर्स को पता है कि टेस्ट कराना काफ़ी महंगा है। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर डॉक्टर बहुत ज़्यादा टेस्ट करा रहा है, डायग्नोस्टिक्स करवा रहा है, तो इसका मतलब वो कमीशन खा रहा है। तो इस कारण से बेचारे डॉक्टर्स भी इंपीरिकल फैक्टर्स पे वो ऊपर ऊपर से देखते हैं। आपके टंग को देखेंगे, आपकी आंखों को देख करके समझने की कोशिश करेंगे कि बैक्टीरियल है या वायरल है, वैसे समझने की कोशिश करेंगे और उसके बेसिस पे दवाइयां दे देते हैं। दे डोंट जनरली इंसिस्ट ऑन डायग्नोस्टिक्स बिकॉज ऑफ आवर कॉमन परसेप्शन। तो इसमें ऑफ कोर्स हमारा माइंडसेट तो है ही, एज ए कॉमन सिटीजन हमारा माइंडसेट तो रिस्पॉन्सिबल है ही, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा मेडिकल इकोसिस्टम है, जहाँ पे डायग्नोस्टिक्स अप्रोचेज जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस कारण से डॉक्टर्स भी टेस्ट करवाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, और केमिस्ट शॉप वाले जो हैं वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं वो जाने बिना दवाइयाँ दे देते हैं। तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, और जिस कारण से ओवर द काउंटर मेडिसिन्स, खासकर एंटीबायोटिक मेडिसिन्स या डॉक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरिकल, यानी कि बस देखने मात्र के बेसिस पे बिना टेस्ट करवाए ही एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करना, ये सब कारण है भारत में एंटी
माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ने के पीछे, और ये क्राइसिस की तरह उभर करके सामने आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई सारे लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे, जिनके ऊपर फिर बाद में जब वाकई तौर पे जरूरत होगी एंटीबायोटिक्स की एप्लीकेशन की तो काम नहीं आएगा। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मेन फैक्टर्स देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो। बहुत बार क्या होता है कि सीधा सीधा हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स हम नहीं इंसर्ट करते हैं, बट इट गेट्स इंसर्टेड इन आवर बॉडी थ्रू अदर एनिमल्स विच आर कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। फॉर एग्जांपल अ गोट, इस गोट के अंदर एंटीबायोटिक्स दी गई हैं और इस गोट को अगर किसी इंसान ने कंज्यूम किया तो इसके बॉडी के अंदर भी एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी। अब बॉडी के अंदर थोड़े बहुत पैथोजेंस तो होते ही हैं हमेशा ही डोरमेंट स्टेज में। वो पैथोजन डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ था एकदम स्मॉल नंबर्स में, लेकिन इस गोट के थ्रू ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर आया और उसके बाद ये एंटीबायोटिक मेडिसिन उस पैथोजन को भी मारने की कोशिश करेगा जो डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है। और इस कारण होगा क्या कि वो पैथोजन जो है वो रिवाइव हो जाएगा, अवेकन अप हो जाएगा, और जब वो अवेकन अप हो जाएगा तो फिर उसके बाद इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, एंड दैट इज हाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में डेवलप। तो फूड सप्लाई कैन ऑल्सो बी ए रीजन। उसके अलावा वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम फार्मा इंडस्ट्रीज के थ्रू जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसमें खूब सारा एंटीबायोटिक्स भी होता है, जो डिस्चार्ज होकर के अगर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से मिल जाए, ड्रिंकिंग वाटर से तो सीवेज का पानी भी मिल जा सकता है। आपने देखा अभी हाल फिलहाल में इंदौर में क्या हुआ, सीवेज का पानी मिलने से कई सारे लोगों की डेथ हो गई। तो ऐसे ही अगर ये जो फार्मा डिस्चार्ज है वो एफ्लुएंट्स अगर ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाए तो फिर हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक्स आ सकते हैं। बायोटिक्स आने के बाद हमारे बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकता है। हम जब हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं तो वहां पे भी कई दफा क्या होता है कि आसपास में कई सारे ऐसे दवाइयों का ट्रेसेस होता है, जैसे कॉमन एरियाज में टॉयलेट्स के आसपास दवाइयों का ट्रेसेस होता है जिसको हम अननोइंगली इंजेस्ट कर सकते हैं, और वो हमारे बॉडी में दवाइयों के ट्रेसेस अगर गए तो फिर वो हमारे बॉडी के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप कर सकता है बाय अवेकनिंग अप द डॉर्मेंट पैथोजेंस। इस कारण से सजेस्ट किया जाता है कि जब भी हॉस्पिटल में जाएं तो मास्क वगैरह लगा करके जाएं, और घर आने के बाद अपने हाथ को अच्छे से धोएं, या एक बार के लिए पूरी तरह से बेदिंग कर ले, नहा ले पूरी तरह से। ये सजेस्ट किया जाता है व्हेन यू विजिट अ हॉस्पिटल। अब भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या एक्शंस लिए गए हैं अभी तक वो देखते हैं। भारत सरकार 2017 में ही लेकर के आई थी नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये 4 साल के लिए था, 2017 से लेकर के 21 तक, लेकिन अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान है, इट इज मेनली डेवलप्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। वन हेल्थ अप्रोच क्या कहता है कि इंसानों का हेल्थ हमें आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए फ्रॉम एनिमल हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ इन जनरल। पेड़ पौधे भी अगर बीमार होंगे, वहां पे भी अगर किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो रहा है या एनिमल बीमार हो रहे हैं, पक्षियां बीमार हो रहे हैं, जैसे कि एवियन फ्लू फैल रहा है, स्वाइन फ्लू फैल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे हो सकता है। तो अगर इंसानों के हेल्थ को हमें ध्यान रखना है तो वी नीड टू फॉलो वन हेल्थ अप्रोच वेयर वी हैव टू सी द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस इन रिलेशन विथ इन्वायरमेंटल एज वेल एज एनिमल हेल्थ। तो इसी आइडिया पे बेस्ड है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। उसके अलावा इंडिया रेड लाइन कैंपेन, जिसमें जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं उनके बैक साइड पे, फ्लिप साइड पे इस तरीके का रेड लाइन होता है, एक तरीके का मार्कर है हमें अवेयर कराने के लिए कि ये दवाइयां हमें ओवर द काउंटर खरीद करके नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ ये जो केमिस्ट है इसके लिए भी एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है, मैसेज है कि ये दवाइयां बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना दी जाएं। इसके अलावा बैन ऑन कोलिस्टिन। कोलिस्टिन एक तरीके का एंटीबायोटिक्स है जो इस एनिमल्स को दिया जाता रहा था वेटरनरी यूज में, लेकिन अब एनिमल्स के लिए, खासकर वो एनिमल्स विच आर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, जिनका मीट लोग कंज्यूम करते हैं या जिनके मिल्क को लोग कंज्यूम करते हैं, उन एनिमल्स के अंदर कोलिस्टिन के यूज को बैन कर दिया गया है। अब नाउ कोलिस्टिन इज फॉर ह्यूमन पर्पसेस ओनली।
कोलिस्टिन का मेनली इस्तेमाल होता है आईसीयू के अंदर, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो तो सेप्सिस के कारण अगर इन्फेक्शन हुआ है तो फिर कोलिस्टिन का इस्तेमाल किया जाता है इंसानों में, लेकिन जानवरों के अंदर कोलिस्टिन के यूज को बैन कर दिया गया है। यूपीएससी ने 2019 में ये प्रश्न पूछा था मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर, बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेंस। आप आज के डिस्कशन के बेसिस पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जितना मैंने आपको बताया उसके बेसिस पे आप ये क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। इफ नीडेड यू कैन रीड द हिंट्स एज वेल एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट साइन स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। साइन स्कीम क्या है, इसको समझने के लिए एक बार बीआईएस को रिवाइज करना होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक संस्थान है, एक बॉडी है हमारे देश के अंदर जिसको कहा जाता है क्वालिटी पुलिस ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद है कि अलग अलग एरियाज में वो एक क्वालिटी स्टैब्लिश करे, एक स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करे, क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिसको फिर उस एरिया में काम कर रहे मैन्युफैक्चरर्स स्टिक करें। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क स्टैंडर्ड रिलीज करता है बीआईएस। तो बीआईएस मार्क जैसे 916 है, इसका मतलब ये है कि ये जो गोल्ड है वो 22 कैरेट का है, 91.6% प्योर है। तो ये स्टैंडर्ड बीआईएस हॉलमार्किंग आपको देनी है। और आप कब लिख सकते हैं ये 916 है, कब आप लिख सकते हैं 750 है। 750 मतलब 18 कैरेट, 916 मतलब 22 कैरेट। तो ये जो हॉल मार्किंग का स्टैंडर्ड है गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के लिए, ये देता है बीआईएस। और जो भी ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये स्टैंडर्ड स्टिक करना है। जब वो स्टैंडर्ड को स्टिक करेंगे तभी ये बीआईएस हॉल मार्किंग का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इको मार्क इज फॉर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं जो आपको लगता है इको फ्रेंडली है और बीआईएस द्वारा रिलीज किए गए स्टैंडर्ड्स को आप स्टिक करते हुए आपने वो प्रोडक्ट बनाया है, तभी जाकर के आप ये इको मार्क साइन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर। उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, डाइपर्स, इन सब के ऊपर अगर आईएसआई मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब बीआईएस द्वारा रिलीज किए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया गया है। तो ये सारे मार्क्स जो हैं वो बीआईएस ने रिलीज किए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, और वो स्टैंडर्ड को मीट करने के बाद ही इन मार्क्स का इस्तेमाल कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो इसी कारण से कहा जाता है कि बीआईएस जो स्टैंडर्ड निर्धारित करती है क्वालिटी की, और कंपनियां उस स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बाद मार्क्स का इस्तेमाल करती हैं। इस कारण से बीआईएस इज नोन एज क्वालिटी पुलिस ऑफ इंडिया। अब बीआईएस तो वैसे काफी पहले से काम कर रही है, लेकिन बीआईएस को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1986 में बीआईएस एक्ट की मदद से। फिर 2016 में बीआईएस के पावर्स को थोड़ा और बढ़ा दिया गया बाय ब्रिंगिंग ए न्यू बीआईएस एक्ट ऑफ 2016 व्हाइल रिप्लेसिंग द ओल्डर वन ऑफ 1986। तो इससे एक और बात हमें समझ आई कि बीआईएस एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच करेंटली फंक्शंस अंडर बीआईएस एक्ट ऑफ 2016। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया बीआईएस तो बहुत पहले से काम कर रही है। तो हाल फिलहाल में बीआईएस का 79th फाउंडेशन डे मनाया गया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1947 इटसेल्फ। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया 1986 में, बाद में 2016 के कानून से 1986 के लॉ को रिप्लेस कर दिया गया। It is a statutory body, but it was established through an executive order in 1947 itself. That is why recently 79th Foundation Day of BIS was celebrated. और उसी सेलिब्रेशन के दौरान फिर साइन स्कीम लॉन्च किया बीआईएस ने। साइन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय बीआईएस। इट स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमन। साइन स्कीम का सरल सा मकसद है कि घर घर में वीमेन को मेनली अवेयर किया जाए अबाउट दीज बीआईएस स्टैंडर्ड्स। वीमेन को बताया जाए कि देखिए ये 916 बीआईएस हॉल मार्किंग का क्या मतलब है, इको मार्क का क्या मतलब है, आईएसआई मार्क का क्या मतलब है। वीमेन का जब अवेयरनेस डेवलप किया जाएगा, देन ओनली वीमेन विल बी ट्रांजिशनड फ्रॉम ए पैसिव कंज्यूमर टू चेंज एजेंट्स। वैसे भी घरों के लिए जो सामान है वो ज़्यादातर कौन खरीदती हैं? वीमेन खरीदती हैं। वीमेन को एक क्वालिटी कंट्रोलर बनाया जाए हर परिवार के अंदर, इसी मकसद से लाया गया है साइन स्कीम, ताकि वीमेन जो हैं वो इंश्योर करा पाएं कि जो कंपनियां हैं वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी
इको मार्क साइन यूज कर रही है, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रही, तो इफ वीमेन आर अवेयर देन दे कैन रजिस्टर ए कंप्लेन. दैट इज हाउ दिस साइन स्कीम एम्स एट मेकिंग विमेन क्वालिटी एम्बेसडर्स. इस तरीके से आप मान लीजिए कि कभी विमेन एम्पावरमेंट पे प्रश्न आ जाए जीएस पेपर 2 में, तो वहां पे भी आप साइन स्कीम का जिक्र कर सकते हैं, एक लाइन कि हाउ साइन स्कीम इज एम्ड एट इंश्योरिंग विमेन एम्पावरमेंट. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सर्ज इन सिल्वर प्राइसेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, साल 2025 में सिल्वर के प्राइसेस खूब बढ़े हैं, लगभग 160% बढ़ गए हैं. 85,000 रुपीज पर किलोग्राम दाम था इसका स्टार्टिंग में, एंड नाउ इट हैज सर्ज्ड टू 2,46,000 रुपीज पर किलोग्राम. साल 2025 में 160% बढ़ा. साल 2026 के 7-8 दिनों में ही ये 7% बढ़ चुका है अभी तक. तो पॉइंट ये है कि सिल्वर के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसा क्यों? हाउ सिल्वर इज डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड, वो समझते हैं. देखिए, गोल्ड का एक ही सिग्निफिकेंस है, दैट इज इट हैज सम वैल्यूज स्टोर्ड इन इटसेल्फ. इट इज सीन एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट. लेकिन सिल्वर का ड्यूअल रोल है. एक, ऑफ कोर्स इट इज अ प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड. सेकंड, इट इज क्रिटिकल इंडस्ट्रियल इनपुट मटेरियल ऑल्सो. इसका अलग अलग इंडस्ट्रियल यूज भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सोलर पैनल्स बनाने में. तो ये ड्यूअल यूज के कारण सिल्वर इज कंसिडर्ड टू बी द इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट अरीना फॉर फ्यूचर. क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और ये जैसे जैसे बढ़ेंगी सिल्वर का डिमांड और बढ़ेगा, और सिल्वर प्रीशियस मेटल तो है ही साथ ही साथ. तो द की फैक्टर्स बिहाइंड सिल्वर प्राइस सर्ज इन रिसेंट टाइम, ऑफ कोर्स राइजिंग इंडस्ट्रियल डिमांड. जैसा कि मैंने आपको कहा, सिल्वर इज नोन एज मेटल ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमी. इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, फोटोवोल्टाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हर जगह होता है. सप्लाई डेफिसिट भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण से सिल्वर का दाम बढ़ रहा है. सप्लाई डेफिसिट इसलिए क्योंकि सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में खूब सारा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है. लैंड डिग्रेड तो होता ही है, साथ ही साथ लैंड डिग्रेड तो हर तरीके के माइनिंग में होगा, इंक्लूडिंग सिल्वर माइनिंग. लेकिन सिल्वर माइनिंग में एक और समस्या है कि उसमें इस्तेमाल किया जाता है साइनाइड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड लेड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, जिस कारण से ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होता है. और हाल फिलहाल में कई सारे देशों में सिल्वर के प्रोडक्शन के ऊपर खूब सारा इन्वायरमेंटल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, जिस कारण से सप्लाई डेफिसिट देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस आर ऑन द राइज. एंड ऑफ कोर्स गोल्ड के बाद अब पीपल आर लुकिंग टुवर्ड्स सिल्वर एज एन हेज इन्वेस्टमेंट. हेज मतलब एक तरीके से सेफगार्ड अगेंस्ट अ डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट प्राइसेस या एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट. तो बाकी सारे एरियाज में अगर डिक्लाइन हो तो कम से कम सिल्वर का प्राइस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फ्यूचर लॉस. इस तरीके से सिल्वर को एक हेज इन्वेस्टमेंट फंड की तरह देखा जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई सिल्वर प्राइस इज ऑन द राइज, ऑन द सर्ज कंटिन्यूअसली. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ एट 7.4% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने साल 2025-26 के लिए, अभी ये साल चल ही रहा है, इसका फोर्थ क्वार्टर अभी भी खत्म होना बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है. फोर्थ क्वार्टर विल एंड ऑन 31 मार्च 2026. लेकिन सरकार ने इस पूरे साल का एक एस्टीमेट जीडीपी ग्रोथ रिलीज किया है, जो हर साल ही करते हैं, और साल 2025-26 का एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 7.4%. ये रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% के आसपास होने वाला है. यानी कि एब्सोल्यूट सेंस में गुड्स एंड सर्विसेज जितना हमने पिछले साल प्रोड्यूस किया था उसके मुकाबले इस साल 7.4% ज़्यादा करेंगे. दिस इज an impressive number because there has been many turbulence for Indian economy, especially in form of tariff रेट्स इंक्रीज बाय द यूएस. तो जो टैरिफ रेट्स यूएस ने बढ़ाए उसको काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने सितंबर महीने में जीएसटी को रिड्यूस किया ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बूस्ट मिले.
उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स कट जो जीएसटी के फॉर्म में किया, उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कट भी किए थे पिछले साल के बजट में, 2025-26 के बजट में डायरेक्ट टैक्स कट भी किए थे। तो इन सब कारणों से आप मान सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमीज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ डिसेंट रेट ऑफ 7.4%। पिछले साल इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ सिर्फ 6.5% ही रहा था। से आरबीआई ने कहा है कि 7.4 नहीं 7.3% रहेगा। यह है आरबीआई का फोरकास्ट, येट 7.3 हो या 4 हो, इट इज अ डिसेंट ग्रोथ रेट। अब ये जो ग्रोथ रेट की ट्रैजेक्टरी है इंडियन इकोनॉमी के पिछले 10-12 सालों की, उसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। कई दफा वो ट्रेंड पे प्रश्न आता है प्रीलिम्स में कि व्हाट हैज बीन द ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इन द इंडियन इकोनॉमी, इट इज स्टीडली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। साथ ही साथ ये देखिए, ये जो साल 2020 पैंडेमिक वाला साल आप देख रहे हैं, उस साल इंडियन इकोनॉमी श्रिंक कर गई थी 5% से, और उसके बाद फिर से स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ। ये स्ट्रॉन्ग रिकवरी, इसको कभी कहा जाता है वी शेप रिकवरी, बट दिस स्ट्रॉन्ग रिकवरी इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। जब साल 2020 का जीडीपी बहुत कम हो गया तो 2021 में नॉर्मल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि देखिए साल 2021 में ग्रोथ रेट लगभग 10% के आसपास है, जो जनरली कभी देखा नहीं गया। आप देखिए, और ये जो एक्सेसिव या हाई ग्रोथ रेट देखा जा रहा साल 2021 में, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। द बेस जिसके तुलना में अगले साल 2021 का ग्रोथ निकाला जा रहा है, वो बेस है 2020 का जीडीपी। इन 2020 में जीडीपी काफी कम थी, इसी कारण से 2021 में जीडीपी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, साथ ही साथ नॉमिनल जीडीपी का नंबर भी ध्यान रखिए। ट्रिलियन डॉलर्स में तो आप ध्यान रखते ही हैं, 4.17 ट्रिलियन डॉलर हो गया। जापान को बीट करके हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। लाख रुपए में भी याद रखिए कि नॉमिनल जीडीपी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 विल बी 201.9 लाख करोड़। दिस इज एन एस्टीमेट। तो 209 लाख करोड़ के आसपास हमारा नॉमिनल जीडीपी होने वाला है। आप अगर ध्यान दें तो आपको एक बात समझ आएगी कि हर 6-7 सालों में नॉमिनल जीडीपी लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। तो ये है नॉमिनल जीडीपी का बार चार्ट में रिप्रेजेंटेशन। 2020 में ऑफ कोर्स नॉमिनल जीडीपी भी घटा था। फॉरगेट अबाउट रियल जीडीपी व्हेन नॉमिनल जीडीपी हैड श्रंक इन द पैंडेमिक ईयर। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूएपीएस से संबंधित जो क्वेश्चन था, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसने एब्डक्शन को इंक्लूड किया है एज डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। उसके अलावा कलेक्टिव डिफेंस एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी पे दोनों स्टेटमेंट सही थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनजीटी एम्बिट, एंड यहाँ पे रोक प्लांट का डेफिनेशन होगा ऑप्शन सी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।